डियर स्टूडेंट, बोहर का जो सिद्धांत है आज पढ़ेंगे। इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए बोहर का सिद्धांत। इस सिद्धांत से परमाणु में पहले सेल की त्रिज्या, दूसरे सेल की त्रिज्या, तीसरे सेल की त्रिज्या ज्ञात किया जाएगा और पहले सेल में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है और दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होता है, ये ज्ञात किया जाएगा। ये जो अस्थायी कक्षाएं होती हैं, अस्थायी कक्षाएं मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और वो चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ जैसे मान लेते हैं नाभिक, रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने बताए कि रदरफोर्ड ने ही जो बताए थे कि यहाँ पर नाभिक होता है। तो जैसे मान लेते हैं नाभिक है तो नाभिक पर जो आवेश होता है वो जेड ही। अगर जेड क्या मान लेते हैं, इसका परमाणु क्रमांक, तो जेड यहाँ पर जो परमाणु क्रमांक है और ई जो है उस पर आवेश है। तो इस तरह से हम इस पर आवेश का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये इसका प्रथम सेल हो गया, तो प्रथम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये आपका दूसरा सेल हो जाएगा, इसी तरह से सोवान आगे और बढ़ता चला जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया सेल, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ जैसे ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अस्थायी कक्षाओं में घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर इसका हम सेंटर मान लेते हैं, इसका एक सेंटर है, तो इस सेंटर से इसकी जो रेडियस हो जाएगी वहाँ पर वो रेडियस कितनी मानी जाएगी, आर, यहाँ से आर पहले सेल की। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है। ये इलेक्ट्रॉन हो गया यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसे आपके इसमें भी होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो Z बराबर 1 रखा जाएगा। तो लिथियम का, पोटेशियम का, कार्बन का, इसी तरह से सभी के लिए हम ज्ञात कर सकते हैं। जितने भी आइटम हैं उसके लिए Z का मान आप बदलते जाइए। Z में यानी धन आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है, सभी भिन्न भिन्न परमाणुओं में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। तो Z का मान आप बदलते जाइए। उस एटम मतलब वहाँ जो वो जो परमाणु होगा उसकी रेडियस आपको मिल जाएगी। उसमें जो वेग, कितने वेग से वो मूव कर रहा है वो भी आपको ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इस सेल में मूव कर रहा है। तो इसमें जैसे यहाँ देखा जाए पथ की रेडियस कितनी मान ली जाए, आर, यहाँ पर मान लिया गया आर। तो जैसे देखिए इसे घूमने के लिए जो है इस पर एक अभिकर्ण, जैसे ही इसकी थ्योरी आप समझ लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे कोई पार्टिकल हो, अगर वो वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो जैसे ही वो वृत्तीय कक्षा में घूमता है उस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है। और अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है, तो अभिकेंद्र बल का जो फार्मूला होता है वो mv²/r। तो यहाँ b बराबर r इंटू ओमेगा होता है, ये अभिकेंद्र बल का जो फार्मूला है, इसको आप ध्यान दीजिए। अब जहाँ पे वृत्तीय कक्षा में अगर कोई पार्टिकल है, चाहे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, या मान लेते हैं कोई पार्टिकल है, वो वृत्ताकार अगर मार्ग पर वो घूम रहा है तो उसका एक कोणीय वेग होगा, उसकी एक आवृत्ति होगी, उसका आवर्तकाल होगा, उसकी कला होगी, मतलब जितने भी होते हैं वेवलेंथ होगा, सारी चीज़ें हम यहाँ आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अगर वो वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है। कॉन्सेप्ट यही है इसका। तो यहाँ जैसे वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा तो इसे जो है इस पर एक अभिकेंद्र बल कार्य करेगा। यह अभिकेंद्र बल किसी एक बल से प्राप्त होता है। कौन सा बल होगा, वो कूलाम बल होगा। इसके बीच में एक कूलाम फोर्स काम करेगा, क्योंकि ये नाभिक पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, धन और ऋण में आकर्षण। तो यहाँ आकर्षण यानी जो स्थिर वैद्युत बल है, कूलाम फोर्स है, उस कूलाम फोर्स जो है इसको एक अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है, जिसके कारण ये संतुलन अवस्था को बनाए रखता है, ठीक है। तो जैसे पृथ्वी है, तो अब थोड़ी देर के लिए आप इसमें भी समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं सूर्य है यहाँ पर और इसके चारों तरफ ये आपका मान लेते हैं पृथ्वी है। तो पृथ्वी जब घूमती है तो घूमते समय पृथ्वी को भी अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। और यह अभिकेंद्र बल कहाँ से प्राप्त होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं अभिकेंद्र बल गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिसके कारण वो अस्थायी मार्ग पर यानी अस्थायी कक्षा बनाए रखता है। ओके। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी मार्ग मुड़ी हुई सड़क पर, जैसे ये मुड़ी हुई सड़क है और यहाँ पर जब ये मुड़ता है तो मुड़ते समय इसको भी किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अभिकेंद्र बल की। और ये अभिकेंद्र बल इसको कहाँ से मिल जाता है,
तो यहाँ पर जो इसको अभिकेंद्र बल काम करेगा इसके सेंटर की तरफ mv²/r, तो यहाँ इसके घर्षण बल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं घर्षण बल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं, घर्षण बल। ये जो घर्षण बल होता है वही अभिकेंद्र बल प्रदान कर देता है। तो इस तरह से जो ये फार्मूले हैं ये हम एक दूसरे के इक्वल कर देते हैं। ये अस्थायी यानी संतुलन की अवस्था में यहाँ अभिकेंद्र बल घर्षण बल के बराबर होता है। अगर इन दोनों बल में से अगर घर्षण बल का मान कम है और मुड़ते समय यात्री को अभिकेंद्र बल ज़्यादा चाहिए तो वहाँ ज़्यादा घर्षण बल होना चाहिए। अगर घर्षण बल कम रहेगा तो वो असंतुलित अवस्था में हो जाएगा, तुरंत गिर जाएगा वहाँ पर। यही घटना इसमें भी है। घूमते समय उसे अभिकेंद्र बल की ज़रूरत होती है, अभिकेंद्र बल उसके गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। इनमें अगर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम है तो वो जो है यहाँ पर ये वृत्तीय कक्षा में नहीं घूमेगा, बाहर चला जाएगा। अब बेग पे ही अभिकेंद्र बल किस पे निर्भर करता है, बेग पे निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे बेग आया हुआ है, ठीक है, सभी में बेग आ रहा है, इसमें भी बेग, इसमें भी बेग, इसके पथ की त्रिज्या। तो त्रिज्या बढ़ाने पर अभिकेंद्र बल का मान क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूम रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो उस पर कौन सा बल काम करेगा, वहाँ अभिकेंद्र बल काम करेगा। वो अभिकेंद्र बल किसके बराबर होगा, वहाँ पर कूलाम के बल के बराबर होता है, यानी स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है। ये हम लिख सकते हैं कहीं भी। तो कहीं भी अगर जैसे कोई आप आंकिक प्रश्न लगा रहे हों तो चाहे वहाँ पे कोई हीलियम है या कोई भी कण है, अगर वो कह रहा है कि इसमें वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पर अभिकेंद्र बल जो है स्थिर वैद्युत बल के बराबर होता है, क्योंकि ये आवेश है इसमें, तो इसमें आवेशीय बल काम करेगा। तो द्रव्यमान के कारण उसमें गुरुत्वाकर्षण बल काम किया और फ्रैक्शन यानी जहाँ पे वो मुड़ रहा है तो मुड़ते समय वहाँ पर घर्षण बल काम किया, और तीनों में जो है अभिकेंद्र बल बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे रस्सी है, रस्सी पे कोई अगर एक सिरे पर आप पत्थर का टुकड़ा बांध दीजिए, उसको घुमाइए तो उसमें भी अभिकेंद्र बल काम करेगा। तो वहाँ भी इक्वल होता है संतुलन अवस्था बनाए रखने के लिए। बहरहाल आइए देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन परमाणुओं के लिए बोहर का सिद्धांत। तो अब जैसे बोहर नामक जो वैज्ञानिक बताए, अगर इसका मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और इसका वेग v है और इसके पथ की त्रिज्या r है, तो इस पे लगने वाला जो अभिकेंद्र बल होता है, अभिकेंद्र बल वो किसके बराबर होगा, अभिकेंद्र बल mv²/r, और ये किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पर, इसकी कूलाम फोर्स। तो दोनों के बीच में लगने वाला जो कूलाम फोर्स होगा वायु निर्वात के लिए लिखेंगे यहाँ पर के कैपिटल के का मान 1 होगा। और यहाँ पर दोनों आवेश, तो यहाँ पर जो चार्ज है Ze और इलेक्ट्रॉन पे आवेश E है, तो E और यहाँ पर हो जाएगा Ze, ठीक है, और बटे r² होता है, ये लिख सकते हैं इसमें। ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इसी तरह से बोहर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया इसका जो कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो यहाँ पर स्मॉल n लिखा जाता है, और n का मान क्या है, n जो है यहाँ पर मुख्य क्वांटम संख्या है। जैसे n बराबर यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, n बराबर यहाँ 2 लिख सकते हैं, 100 आगे भी लिख सकते हैं ऐसे n बराबर। तो ये समीकरण नंबर हमारा बन जाएगा 2। अब इन दोनों समीकरण से आप रेडियस भी ज्ञात कर सकते हैं, वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, उसका वेग कितनी होगी। अब वेग और रेडियस अगर ज्ञात होने पर आप क्या निकाल सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, k बराबर 1/2 mv²। तो वेग अगर ज्ञात हो जाएगा तो क्या काइनेटिक ऊर्जा हम नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसमें इसके बीच स्थिति ऊर्जा का मान ज्ञात कर लेंगे कब, जब इसकी रेडियस पता हो जाए। यहाँ पर रेडियस, अगर रेडियस हम ज्ञात कर लेते हैं तो हाइड्रोजन के लिए ही निकालेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए z का मान 1 रखेंगे, इसमें जहाँ पे ये z आया है वहाँ पर 1 रखेंगे। और इसीलिए भिन्न भिन्न जो धातुएं होते हैं या भिन्न भिन्न जितने भी धातुओं के लिए जो है परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है सभी के लिए। तो z का मान बदलने पर उसकी रेडियस आपको भिन्न भिन्न ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पहले हम r ज्ञात कर लेते हैं। तो r ज्ञात होने पर आप स्थिर वैद्युत यानी जो उनके बीच स्थिति ऊर्जा है वो भी आप ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल कितनी ऊर्जाएं होती हैं, टोटल
चाहे कोई पार्टिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो, घूमते समय उसमें दो ऊर्जाएं होंगी, एक काइनेटिक ऊर्जा एक स्थिर ऊर्जा, यानी कुल ऊर्जा बराबर होता है गति ऊर्जा धन स्थिर ऊर्जा। यही आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यही आपको पढ़ना भी है। दो ऊर्जाएं जो होती है काइनेटिक एनर्जी स्थिति ऊर्जा, तो यहाँ गति ऊर्जा स्थिर ऊर्जा का योग ही संपूर्ण ऊर्जा होता है, यही आपको हमेशा ज्ञात भी करना है। तो वही यहाँ भी हम लोग ज्ञात करेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे समीकरण नंबर 2 दिया है, तो समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से भाग करेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 2 का वर्ग करके समीकरण 1 से भाग करने पर, ओके, तो भाग कर दीजिए यहाँ से। समीकरण 2 आपका ये है, तो हो जाएगा m स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बटे, यहाँ पर हो जाएगा m बी स्क्वायर बटे आर हो जाएगा, और बराबर यहाँ आप भाग कर रहे हैं n स्क्वायर h स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, नीचे चलाएगा। और यहाँ पे जब आप भाग करेंगे इसमें तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ लिख सकते हैं आप जेड ई स्क्वायर बटे आर, ठीक है, आर स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जैसे ये पाई है तो यहाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई एक कैंसिल हो जाएगा, इसमें यम ऐसे एक पावर यम कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, तो ऊपर का जो टॉपिक बच रहा है वहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ से। तो यहाँ पे जो बचेगा वो देखते हैं क्या बचेगा इसमें। तो देखिए यहाँ से जो मिल रहा है हमको, एक यम बचा यहाँ पर, तो यम और क्या बचेगा यहाँ पर, यम से एम एक कैंसिल हो जाएगा, और बी स्क्वायर से कैंसिल, केवल आर बचेगा इसमें, आर स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यम इंटू आर, ठीक है, यम इंटू आर यहाँ पे बचा, और बराबर इधर क्या बच रहा है, तो एन स्क्वायर बचेगा ही, एच स्क्वायर, और साथ साथ यहाँ पर पाई से पाई एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा पाई होगा, यहाँ 4 नहीं होगा, पाई हो जाएगा, एक पाई बचेगा, और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, आर स्क्वायर से कैंसिल, और नीचे बचेगा जेड ई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ नीचे बचेगा जेड ई स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात करते हैं इसके पथ की, यानी जो वृत्ताकार मार्ग है उसकी रेडियस ज्ञात कर लेते हैं। तो अब ये यहाँ से स्मॉल आर इजकल टू क्या लिखेंगे यहाँ से, तो स्मॉल आर इजकल टू हम लिख सकते हैं इसमें, देखिए, तो स्मॉल आर इजकल टू हो जाएगा इसमें एन स्क्वायर, और यहाँ पर है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और बटे पाई एम जेड ई स्क्वायर। तो ये आ गया फार्मूला इससे। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये मान दिया हुआ है h, यहाँ पर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट कामा पाई कामा यम, और ई स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ कांस्टेंट है, अगर हाइड्रोजन के लिए हम निकालें यहाँ पर, तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है, तो उसका परमाणु क्रमांक 1 होगा। हाइड्रोजन के लिए Z का मान हम लिख सकते हैं Z बराबर 1। तो Z बराबर जब 1 लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पथ की जो रेडियस हो जाएगी आर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और पाई एम और ई स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर ये कांस्टेंट है इसमें, तो R को प्रोपोर्शनल हम लिख सकते हैं एन स्क्वायर। इससे स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर जो इसके पथ की जो रेडियस होगी वो इसके मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो जैसे किसी भी नाभिक में, किसी एटम में जो नाभिक होता है, तो नाभिक से जो उससे जो दूरी होती है, जो उसके कक्षाओं की भिन्न भिन्न जो सेल होते हैं उनकी जो दूरी होती है, यानी दूरी को हम रेडियस कहेंगे यहाँ पर। तो रेडियस यानी जो रेडियस होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है।
तो इसका मान सॉल्व किया गया है। इसका मान अगर हम कांस्टेंट करें तो इसमें जो इसकी वैल्यू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और पाई एम ई स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करते हैं तो 0.53 एगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, 0.53 एगस्ट्रॉन होता है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्व करने पर ये जो इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पर वो 0.53 एगस्ट्रॉन होता है। ठीक है, वहाँ पर एच का मान रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यम है वो रखेंगे, ई का मान रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इतना मान रखने पर जो है यह इसका मान आता है 0.53 एगस्ट्रॉन। तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु में जो पहले सेल की जो रेडियस होती है वो पहले सेल की रेडियस कितनी आई, आर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे इसमें जो मान दिया हुआ है R=, इसको हम लिख सकते हैं n² R1। ठीक है, इसको हम मान सकते हैं R1। यहाँ पर ये जो मान आया हुआ है इसको पहली त्रिज्या मान सकते हैं। तो R1 बराबर इसको हम लिख सकते हैं R1। तो पहली रेडियस कितनी आई, 0.53 एगस्ट्रॉन। किसके लिए ज्ञात किया जा रहा है, यहाँ पर जो है ज्ञात किया जा रहा है ये R1 पहली रेडियस, n बराबर n1, n का मान क्या रखेंगे, इसमें 1 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का वर्ग। देखिए यहाँ पर 1 का वर्ग हो जाएगा, तो R बराबर यहाँ पे R1 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.53 एगस्ट्रॉन। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं n बराबर 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको R2 मिल जाएगा। तो R2 = इन्हें 2 रखेंगे तो यहाँ 2 का वर्ग और यहाँ पर R1 हो जाएगा। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा इसमें। तो R2 हो जाएगा 2 दूनी 4 और गुणे R1 0.53 एगस्ट्रॉन होता है। तो इसमें आप सॉल्व करेंगे जब R2 आपको मिल जाएगा तो यहाँ ये 21 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, इतना एगस्ट्रॉन होता है। दूसरे सेल की रेडियस हो जाएगी, दूसरे सेल की जो रेडियस होगी वो 2.12 एगस्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह से आप तीसरे सेल की भी रेडियस ज्ञात कर सकते हैं। तीसरे सेल के लिए तो n बराबर 3, तो n बराबर 3 के लिए जब आप मान रखेंगे इसमें तो यहाँ पर हो जाएगा R3 और 3 त्रिका 9 और 0.53 एगस्ट्रॉन। ठीक है, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा R3 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने पर तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4.77 एगस्ट्रॉन हो जाएगा। यहाँ पर 4.77 एगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमने जो है इसमें इसकी रेडियस ज्ञात कर लिया गया। तो R3, R4, R5, R6, R7, R ऐसे आप 7वीं कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप वेग भी ज्ञात कर सकते हैं और वेग ज्ञात करने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्ञात कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, K बराबर 1/2 mv²। ये अभ्यास आप कर सकते हैं इसमें। और अगर आपसे कहा जाए इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी पहले सेल की, तो पहले सेल की जो स्थिति ऊर्जा होती है वो उसका हम फार्मूला लिख रहे हैं। जैसे देखिए काइनेटिक ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv² होता है। वेग ज्ञात करेंगे पहले। अब रेडियस यहाँ से हमने ज्ञात कर लिया है, तो रेडियस जब यहाँ पे ज्ञात हो गया है तो आप किसी भी फार्मूले से इसका वेग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ जो बोहर का सिद्धांत था mvr =nh/2π होता है, इस फार्मूले की सहायता से हम क्या वेग नहीं ज्ञात कर सकते हैं, वेग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं 2πm/r। अब जैसे देखिए यहाँ से पहले पथ का जो है, पहले पथ की रेडियस आपको पता है 0.53 एगस्ट्रॉन होता है। पहले सेल की जो रेडियस होगी 0.53 एगस्ट्रॉन। तो r की वैल्यू रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे, h का मान, और आपको वेग मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका वेग कितना होता है, वेग भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका वेग क्या होगा, तो वेग ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला ये भी है। इस फार्मूले की सहायता से पहले सेल में जो वेग होता है निकाला गया 2.19 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करने पे आएगा 2.19 × 10⁻6 इसका मान होता है। इसको सॉल्व करने पे आएगा ये
2.19 गुणे 10⁻6 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, मीटर प्रति सेकेंड। आप सॉल्व कर सकते हैं एच का मान, तो एच का मान कांस्टेंट है, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10⁻34। इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान है, ऐसे आप लिख सकते हैं, ये सब मान दिया है 6.6 गुणे 10⁻34, और यहाँ पर m का मान होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो 9.1 गुणे 10⁻31 होता है kg। और यहाँ पर जो आज दिया ही है पहले सेल के लिए, तो 0.53 एंगस्ट्रॉन आप लिख सकते हैं। एंगस्ट्रॉन को आपको मीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर वेग आ जाएगा वो 2.19 गुणे 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसमें इसका वेग निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा निकाल सकते हैं, इसकी कुल ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं कितना ऊर्जा इसमें होती है। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर आपको बताएंगे। थैंक यू।